हेलो दोस्तों, डीएनसीआई की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है। अब यहाँ देहरादून में डीएनसीआई ओपन हुआ। अब यहाँ पे प्रॉपर रूप से ऑफलाइन क्लासेस तो रेगुलर चल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में डीएनसीआई के जो डायरेक्टर है हर्ष सर, उन्होंने ये सोचा कि जो बच्चे हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टाइमिंग की प्रॉब्लम है, कोई फीमेल स्टाफ है वो नहीं आ पा रही, कोई इशू ऐसा हो ही सकता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर्ष सर ने प्लान किया कि कहीं ना कहीं अपन बच्चों को ये बेनिफिट दे सकते हैं कि घर पे बैठे एजुकेशन मिल जाए। तो इसके लिए हर्ष सर ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए। तो इसी बेसिस पे आज अपन आपके सामने आए हैं। तो आज अपन एक पीडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम रहेगा जॉन्डिस, जिसमें से इंपॉर्टेंट 1, 2, 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार हर एग्जाम में देखने को मिलता है। उसी की बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है जॉन्डिस। फॉर एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस का अदर नेम होता है, मींस बोल सकता हूं जॉन्डिस इज आल्सो नोन एज हाइपरबिलिरुबिनीमिया। मींस जॉन्डिस का दूसरा नाम होता है हाइपरबिलिरुबिनीमिया। मींस यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में हाइपर यानी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। किसका लेवल? बिलिरुबिन का। मींस किसमें हो जाता है? इमिया रिलेटेड टू ब्लड। मींस ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल मोर देन मींस नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, उसको बोल सकते हैं क्या? हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया। मींस उस बेबी को या उस पेशेंट को क्या हो गया? बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो गया। मींस डेफिनेशन बोल सकते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड में यदि बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो अपन बोल सकते हैं क्या हो गया? उसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया। मींस मैं बोलना चाहूंगा जॉन्डिस इसको बोल सकते हैं, हाइपर बिलिरुबिनियम इसको बोल सकते हैं, या इसका अदर नेम एक और होता है जिसको बोल सकते हैं इक्टेरस। इसको इक्टेरस भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? एग्जाम में पूछ ले कि जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस का अदर नेम हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। देन अपन बोल सकते हैं इसका तीसरा नाम इक्टेरस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बिलिरुबिन का लेवल मोर देन नॉर्मल से ज्यादा तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे बात करेंगे नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो मैं बोलना चाहूंगा नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे समझाना चाहूंगा सबसे फर्स्ट कि अडल्ट की थोड़ी सी बात करें, वैसे पीडिया की बात है, लेकिन समझने के लिए जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि अडल्ट में, ये अडल्ट की बात चल रही है, अडल्ट में कितना होता है? तो अडल्ट में होता है 0.6 to 1.3 mg/dl। ये मैंने नॉर्मल अडल्ट में बिलिरुबिन का लेवल बताया, ठीक है। आगे अपन बात करना चाहेंगे यदि अडल्ट में, ये अडल्ट की बात हो रही है अभी थोड़ा सा, कि मोर देन 2 mg/dl हो जाएगा क्या? बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 2 mg/dl से ज्यादा हो जाएगा तो बोल सकते हैं उस पेशेंट को क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। मींस यहाँ पे बोल सकते हैं जॉन्डिस हो गया। मैं इतना ही समझा रहा हूं कि अडल्ट में कुछ कंडीशन अलग रहती है, अडल्ट में कुछ डाटा या वैल्यू अलग रहती है और बच्चों में कुछ अलग रहती है। तो ये तो बात हो गई अडल्ट की। अब बात करना चाहेंगे कि जो बच्चा होता है उसमें कितना लेवल होता है। बच्चे की बात करके चलेंगे। तो बच्चे में कितने से ज्यादा हो जाएगा बिलिरुबिन, कितने से ज्यादा हो जाएगा बिलिरुबिन की उसको बोल सकते हैं जॉन्डिस हो गया। बात करके चलेंगे यदि मोर देन 5 mg/dl, मोर देन 5 mg/dl हो गया, कौन सा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देखो ये बिलिरुबिन के टाइप्स है, मैं बोल सकता हूं कि दो टाइप होते हैं, एक तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, दूसरा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 5 mg/dl हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा क्या? जॉन्डिस हो जाएगा। क्लियर इतना? ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा, यदि बच्चे को मोर देन 12 mg/dl हो जाएगा, दोनों का लेवल किसका? फर्स्ट रहेगा फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेटेड और दूसरा सेकंड वन इज अनकॉन्जुगेटेड। समझने की बात है, मैंने बोला
कि 5 mg/dl से ज्यादा हो जाएगा किसका लेवल, कॉन्जुगेटेड का लेवल, देन उसको जॉइंटिस बोलेंगे। नेक्स्ट बात कि मैंने मोर देन 12 mg/dl हो जाएगा किसका लेवल, दोनों का, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, इसका मतलब बोल सकते हैं उसको क्या हो गया, जॉइंटिस हो गया है, मतलब उसको हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो चुका है। नेक्स्ट इसकी प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस क्या है, कोई बोलेगा सर बिलीरुबिन बच्चों में ज्यादा होता क्यों है, तो इसकी बात भी कर लेते हैं और इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, ये सब बात करके चलने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आरबीसी का यहाँ पे बात करके चलेंगे। आरबीसी का एक पूरा खेल है, जो इंग्लिश में आरबीसी को समझ लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ सकते हैं इसमें, मैं बोलूंगा आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पान होता है अडल्ट में, ये बेसिक बातें इनको नहीं जानेंगे तो आगे अपन क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें लाइफ स्पान कितना होता है अडल्ट में आरबीसी का, 120 डेज होता है, कितना होता है, 120 डेज होता है। देन अपन बच्चों की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा इन्फेंट में लाइफ स्पान कितना होगा, तो बोल सकता हूं 90 डेज। तो बच्चों में कितना होता है, 90 डेज होता है लाइफ स्पान। मींस टोटली अपन कह सकते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पान बच्चों में कम होता है कंपेयर टू अडल्ट, अडल्ट के कंपेयर में कम होता है। तो मैं मींस बोल सकता हूं कि आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है किसमें, बच्चों में कंपेयर टू अडल्ट, अडल्ट के कंपेयर में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। और मैं सीधे सीधे भाषा में यही बोल सकता हूं कि आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन से ही क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। तो ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे बिलीरुबिन बनता है। तो आरबीसी की बात तो होगी कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। अब बात करने वाले हैं, यहां पे आरबीसी लिख देता हूं मैं। आरबीसी में क्या होता है, एचबी होता है, क्या होता है, एचबी, आरबीसी में एचबी होता है। अब मैं बोलूंगा कि एचबी टूटता है, एचबी टूटता है, किसमें टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, किसमें टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन में टूटेगा। तो हीम एक क्या है, हीम एक पिगमेंट है, वर्णक है, हीम क्या है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। देन अपन बात करेंगे ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है। इतना बात हुआ, क्या बोला मैंने कि हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये अपनी बॉडी के लिए हीम कोई काम का नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको। देन अपन ग्लोबिन की बात करेंगे तो मैंने बोल दिया प्रोटीन है, मींस अपनी बॉडी में दोबारा से यूज आ सकती है, तो प्रोटीन अपनी बॉडी में रीयूज हो जाएगी। मैंने क्या बोल दिया, इधर का काम खत्म हो गया, क्या ये दोबारा से अपनी बॉडी में काम में आ जाएगी, क्लियर। अब आगे बात करते हैं यहां की कि ये वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी के लिए, इस वेस्ट मटेरियल का क्या करेंगे, तो अपनी बॉडी इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। हीम क्या करेगा, ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आगे क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि ब्लड, सॉरी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, इसका मतलब बॉडी से बाहर भी नहीं जा सकता। मींस ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कोशिश करेगा क्या कि मैं बॉडी से बाहर कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, मींस ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कॉन्जुगेटेड में चेंज होगा। देन मैं बोलूंगा कॉन्जुगेटेड में चेंज होने के लिए ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहां भी चला जाएगा, ये जाएगा लीवर में, तो ये किसके साथ बाइंड होगा, ये एल्बुमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, क्या बोला मैंने कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये एल्बुमिन प्रोटीन के साथ में बाइंड होके, एल्बुमिन प्रोटीन अपने ब्लड में प्रेजेंट होती है, उसके साथ में बाइंड होके जाता है कहां पे, लीवर में, ये लीवर में पहुंच जाता है, किसमें पहुंच गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में पहुंच चुका है। यहां पे क्या होगा, लीवर में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकोर्निल ट्रांसफेरेज एंजाइम,
ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। ध्यान से समझना इस बात को कि लीवर में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को चेंज कर देगा, किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देगा। तो इस बात को थोड़ा सा ऊपर लिख सकता हूं, या इसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आ रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। तो मैंने बोला कि लीवर में चला गया, लीवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में चेंज होगा बाय द हेल्प ऑफ या बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से मैं। ये क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो गया। देन क्या होगा, ये अब लीवर से बाहर आएगा, तो बाहर आने के लिए इसको रास्ता चाहिए, ये इसको साथ चाहिए किसी का, तो क्या करेगा, अब बाइंड होगा, किसके साथ में बाइंड हो सकता है, ये बाइल के साथ में बाइंड होगा। जो बाइल सीक्रेट होता है लीवर से, उसके साथ में बाइंड होगा, और बाइल जाता है इंटेस्टाइन तक, तो बाइल से दोस्ती करके उसके साथ में बाइंड होके ये भी पहुंच जाएगा कहां पे, इंटेस्टाइन में। तो बोल सकता हूं बाइंड विद बाइल के साथ में बाइंड होगा, देन रीच अप टू इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है। मतलब बात ये है दोस्तों, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पहुंच चुका है इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां से दो पार्ट में बॉडी से बाहर निकलेगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब ये है ब्लड में घुलनशील है, ब्लड में सॉरी ये वाटर में घुलनशील है, वाटर में डिजोल्व हो सकता है। तो यहां से डिजोल्व होके ये दो पार्ट में बाहर निकलेगा। फर्स्ट वन ये स्टूल के साथ में बाहर निकलेगा, सेकंड वन ये यूरिन के साथ में बाहर निकलेगा। क्या बोला मैंने कि ये ब्लड सॉरी स्टूल के साथ में और यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मींस मैं बोलूंगा स्टूल के साथ में बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे स्टर्कोबिलिन। मींस स्टर्कोबिलिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। कुछ यूरिन के रूप में बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे यूरोबिलिनोजन। इसको अपन यूरोबिलिनोजन बोलेंगे। मींस मैं बोल सकता हूं कि स्टूल का कलर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टर्कोबिलिन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, मींस ये बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये तो है इसकी नॉर्मल प्रोसेस, ये तो इसकी नॉर्मल प्रोसेस है, ये सभी के बॉडी में नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन समझना यही चाहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बिलिरुबिन बाहर नहीं निकलता है और बॉडी में बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है इसका लेवल, जिससे हाइपर बिलिरुबिनेमिया की कंडीशन देखने को मिलता है और जॉन्डिस क्रिएट हो जाता है। तो यही चीज पढ़ेंगे, तो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हो सकता है कि लीवर उसका इमेच्योर है, लीवर अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ, या बोल सकते हैं लीवर प्रोडक्शन नहीं कर रहा किसका, ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम का। तो ये कंडीशन आगे की बात है, ये देखते हैं कैसे होता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जॉन्डिस क्या है, और जॉन्डिस का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या बात करेंगे, फर्स्ट थिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है फर्स्ट वन इज, और सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ये कितने टाइम में होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर आफ्टर 24 आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्या कि 24 आवर्स के, जब बेबी बर्थ लेता है, उसका बर्थ होता है, उसके 24 आवर्स के बाद में उसको क्या हो जाता है, जॉन्डिस। उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। नो हैव एनी इंटरवेंशन, इसमें कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है।
ये ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा विद इन 2 to 3 डेज। ये 2 to 3 डेज में ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। इसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलेंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, इसका कोज क्या, इसका कारण क्या है, इसका कोज यदि पढ़े, इसकी इटियोलॉजी पढ़े, कारण पढ़े तो क्या हो सकता है, बोल सकते हैं कि लीवर इमैच्योर है। तो बोल सकता हूं इमैच्योर लीवर, लीवर के इमैच्योर होने से ऐसा होता है। तो ये रहा क्वेश्चन, यही से आएगा दोस्तों। क्या वहां पे यही बोलेगा कि डिफरेंस क्या है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में, डिफरेंस क्या है। तो बोल सकते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो 24 आवर के बाद में होता है, पैदा होने के, बर्थ होने के 24 आवर बाद में होगा। और पैथोलॉजिकल होता है वो विद इन 24 आवर होता है, 24 आवर से पहले पहले होता है, उसको पैथोलॉजिकल बोल के चलेंगे। चलो नेक्स्ट अपन सेकंड टाइम इसका पढ़ के चलेंगे। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, यही बात करने वाले। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस मैंने क्या बताया, इसमें टाइमिंग का कंसर्न होगा। तो टाइमिंग क्या यहां पे देख सकते हैं, टाइमिंग का ये रहेगा कि पैथोलॉजिकल जॉइंटिस विद इन 24 आवर होगा। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अकार विद इन 24 आवर्स। क्या है बात समझने की, ये है कि वहां पे मैंने बोला फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस 24 घंटे के बाद होता है, मींस बोल सकता हूं आफ्टर 24 आवर्स होता है। लेकिन यहां पे मैंने बात क्या बोल दिया कि विद इन 24 आवर होगा, मींस यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इसमें बोलना होगा कि विद इन 24 आवर्स में होता है, ये जल्दी होता है। क्यों होता है, इसका कोज क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कोज क्या है। तो कोज में बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो सकता है। दूसरा कोज क्या होगा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, इसकी वजह से हो सकता है। तीसरा इसका कोज क्या है, G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। 3 मेजर कोजेस मैंने 3 इसके मुख्य कारण बताए, क्या क्या, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, और तीसरा मैंने बोला G6PD डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। दोस्तों समझना चाहेंगे एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कैसे हो सकता है, ये चीज क्या है। बोलना चाहूंगा फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए, अदर ब्लड ग्रुप का पर्सन, मदर और बेबी के बीच में ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। उसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होगा तभी क्या होगा, जॉइंटिस होगा, हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। नेक्स्ट आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में एक कंडीशन है जिसका टॉपिक अपन बड़े ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में एक कंडीशन क्या राइज होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है कि मदर होती है वो आरएच नेगेटिव होती है और उसका बेबी होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस बेबी और मदर को प्रॉब्लम होती है, मींस प्रॉब्लम तो बेबी को ही होना है, लेकिन वहां पे बच्चे को दिक्कत क्या होती है, उसका हिमोलाइसिस होता है। एक बड़े जो पैमाने पे बात करेंगे तो उसकी अलग से बात होगी, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि मदर नेगेटिव आरएच की है और उसका बेबी पॉजिटिव आरएच का है तो क्या होगा, वहां पे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होगी। इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसमें इरिथ्रोसाइटिक ब्लास्टोसिस फिटेलिस मतलब आरबीसी का इमैच्योर प्रोडक्शन होगा वहां पे, तो डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा और आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन से क्या होता है, जॉन्डिस होता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। G6 डेफिशिएंसी, बड़े कंसेप्ट निकलेगा यहाँ पे। G6PD डेफिशिएंसी क्या है, याद रहे इसका फंक्शन है G6PD डेफिशिएंसी। मैं बोलूंगा G6PD का फंक्शन क्या है, G6PD आरबीसी का मैच्योरेशन करवाती है। आरबीसी को मैच्योर करने में कौन किसका हेल्प चाहिए अपने को, G6PD का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, डेफिशिएंसी है। क्या यहाँ पे इसकी कमी रहेगी तो आरबीसी का
मैच्योरेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जाएगा क्योंकि इमेच्योर होगी। इमेच्योर होने से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से ही उसको जॉइंटिस होता है क्योंकि हाइपर बिलीरुबिनी में वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन है क्या, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इंपॉर्टेंट रहेगा, फोकस करना टाइमिंग का। ये होता है विद इन 24 आवर और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है आफ्टर 24 आवर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं इसमें साइन सिम्टम क्या होता है? साइन सिम्टम क्या हो सकता है इसका? पैथोलॉजिकल जो जॉइंटिस का साइन सिम्टम क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, बच्चा लिथार्जी हो जाएगा, लिथार्जी आलसी पर्सन बन जाएगा, मतलब बच्चा आलसी हो जाएगा, लिथार्जी हो जाएगा। अनेबल टू टेक फीड, अनेबल टू टेक फीड, वो फीड नहीं ले पाएगा, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। देन मैं बोल सकता हूं उसको वीकनेस हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट साइन तो ये है ना कि उसको येलोविश डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलोविश डिस्कलरेशन, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ऑफ द स्किन या बॉडी पार्ट बोल सकता हूं क्योंकि इसमें हर बॉडी पार्ट का जो कलर होता है वो येलोविश हो जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि येलोविश डिस्कलरेशन होता है, वो सबसे फर्स्ट कहां पे सीन होता है? तो सबसे फर्स्ट में बोल सकता हूं स्क्लेरा पे होता है। कहां पे? स्क्लेरा पे होता है, या फिर वहां पे स्क्लेरा ऑप्शन नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि जो येलोइश डिस्कलरेशन है वो भी एक सिफेलोकोडल डायरेक्शन में चलता है। व्हाट इज सिफेलोकोडल डायरेक्शन? व्हाट इज सिफेलोकोडल डायरेक्शन या व्हाट इज प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन? या बोल सकता हूं सिफेलोकोडल का मतलब ये है कि हेड टू टो, हेड टू टो का मतलब समझ सकते हैं सबसे पहले फेस पे सीन होगा येलोविश कलर और देन अपनी बॉडी पे डिसेंड होगा धीरे धीरे। तो बोल सकता हूं क्या, सबसे पहले फर्स्ट सीन होता है, फर्स्ट सीन येलोविश कलर कहां पे होगा? फर्स्ट येलोविश कलर सीन होगा, फर्स्ट सीन येलोविश कलर कहां पे सीन होगा? फेशियल, फेशियल या फेस पे सीन होगा। मैं बोल सकता हूं फेशियल कलर चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने? सबसे फर्स्ट येलो कलर सीन होगा वो कहां पे होगा? फेस पे होगा। अब आप बोलना चाहोगे सर फेस पे क्यों होगा? तो मैं बताना चाहूंगा क्या, फेस पे इसलिए होगा कि फेस की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सुपरफिशियल होती है। क्या होती है? सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई होने की वजह से, सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, येलोइश कलर सबसे पहले कहां पे दिखाई देता है? वो फेस पे दिखाई देता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये कुछ साइन सिम्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट येलोइश कलर रहेगा, लिथार्जी हो जाएगा बच्चा, अनेबल टू टेक फीड, ये सभी साइन सिम्टम है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, कि डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे। डायग्नोसिस से फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि जॉइंटिस का डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे। क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस? डायग्नोसिस में टू चेक बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें? बिलिरुबिन किससे करेंगे? बिलिरुबिनोमेट्री, बिलिरुबिनोमेट्री, बिलिरुबिनोमेट्री करेंगे। कहीं ना कहीं उसकी स्किन का कलर देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे अपन डायग्नोस कर लेंगे कि बिलिरुबिन उसको जॉइंटिस है कि नहीं है। ये सिंपल उसका डायग्नोसिस बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। ट्रीटमेंट में बोल सकता हूं कि जॉइंटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में बात करके चलेंगे, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है क्या? बेस्ट ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी। व्हाट इज फोटोथेरेपी? इसमें क्या होता है, फोटोथेरेपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लाइटें लगी हुई होती हैं, ट्यूबलाइटें लगी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें फोटोथेरेपी में ब्लू कलर की लाइट होती है। क्वेश्चन इस फोटोथेरेपी में से बहुत सारे क्वेश्चन देखो, क्या होता है बच्चे को जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी में लाइट होते हैं, उसका कलर ब्लू कलर का होता है। जब उसकी ब्लू लाइट, फोटोथेरेपी की ब्लू लाइट बच्चे के बॉडी पे डलती है तो क्या होता है, वो अंदर जाके
जाके जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसके अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को चेंज कर देता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मींस मैं इतना ही बोल सकता हूं क्या कि फोटोथेरेपी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में चेंज करने का काम करता है। किस प्रोसेस से करता है? फोटो ऑक्सीडेशन से करता है। कौन से? फोटो ऑक्सीडेशन से करता है। मींस आगे बात करेंगे, फोटोथेरेपी बहुत बड़ा चलेगा। इसमें सबसे फर्स्ट मैं ये बताना चाहूंगा, और इसका ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो दोस्तों बच्चों में यदि जॉइंटिस होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिखा होगा। हाँ, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बच्चों में? यदि मैं बोल सकता हूं नियोनेटल जॉइंटिस, क्या बोल सकता हूं? नियोनेटल जॉइंटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? नियोनेटल जॉइंटिस का डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो बोल सकता हूं फिनोबार्बिटोल। फिनोबार्बिटोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जॉइंटिस। वो भी कौन सा जॉइंटिस? नियोनेटल जॉइंटिस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि फिनोबार्बिटोल करती क्या है, वर्क कैसे करती है। मैं फोटोथेरेपी की बात लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी बात है, उसकी बाद में करना चाहूंगा। मैंने बता दिया फोटोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फिनोबार्बिटोल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल जॉइंटिस, तो उसमें बोल सकते हैं फिनोबार्बिटोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल जॉइंटिस। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर फिनोबार्बिटोल क्या काम करती है? तो क्या काम करती है? मैं बोल सकता हूं कि ये क्या करेगी, ये ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम के लेवल को इंक्रीज करती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम को बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो मैं दूसरी कंडीशन में यहां पे अप्लाई करूंगा, वो भी समझना होगा। मैंने बोला फिनोबार्बिटोल क्या करती है, ये ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम के लेवल को बढ़ाती है, और ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर देता है। कहानी तो अपनी इतनी है ना कि अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में चेंज हो जाएगा, मतलब वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो बॉडी से बाहर चला जाएगा, उसको डिजोल्व ही तो करना है। तो ये कॉन्जुगेटेड में चेंज हो जाएगा तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व ही हो जाएगी। तो ये कॉन्जुगेटेड को अनकॉन्जुगेटेड में, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करता है। देन अपन बोल सकते हैं ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम का लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट अपन बोलना चाहेंगे कि फोटोथेरेपी क्या क्या करता है। और फोटोथेरेपी से पहले एक कंडीशन और डालना चाहूंगा, क्या? फॉर एग्जांपल यदि किसी बेबी का बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 20 mg/dl हो जाएगा, इसका मतलब उसको कंडीशन हो जाएगी क्या? कर्निचर्स। उसको कंडीशन हो जाएगी कर्निचर्स। मींस बोल सकता हूं कि कर्निचर्स हो गया, मोर देन 20 mg/dl हो गया, कर्निचर्स कंडीशन हो गई। बोल सकता हूं ब्रेन एनसेफेलोपैथी हो गया। क्या हो गया? ब्रेन एनसेफेलोपैथी हो गया। ब्रेन एनसेफेलोपैथी का मतलब यही समझो दोस्तों कि उसमें बिलिरुबिन का लेवल पहुंच चुका है ब्रेन में, तो ब्रेन एनसेफेलोपैथी। और यहाँ पे उस बच्चे को सीजर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो लिख देना कर्निचर्स या मोर देन 20 mg/dl हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैंने क्या बोला अभी दोस्तों कि यदि इसका लेवल, किसका लेवल? यदि मोर देन 20 mg/dl हो गया बिलिरुबिन का लेवल, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें क्या करते हैं? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ ब्लड निकालते हैं और कुछ ब्लड इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। इसमें पुल एंड पुश थ्रू मेथड काम में लेते हैं। पुश एंड पुल थ्रू मेथड काम में लेते हैं, तो उसमें क्या रहेगा? पहले तो पुल करेंगे, पुल एंड पुश मेथड। ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करेंगे? दो विधि है इसकी।
पुश एंड पुल थ्रू मेथड मींस एक बार पुल करेंगे बाहर निकालेंगे, दूसरी बार पुश करेंगे 20-20 ml। ऐसा अपन प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये ट्रीटमेंट रहेगा जॉइंटिस का। हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यू चल रहा था तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जब भी पेशेंट को कार्निक्चर्स हो जाता है, मतलब बेबी को कार्निक्चर्स होता है, ब्रेन एन्सेफेलोपैथी होता है, तो उस कंडीशन में एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन पुल एंड पुश मेथड से करते हैं। पहले 20 ml ब्लड निकालते हैं बच्चे का और फिर 20 ml उसके अंदर पुश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 ml ब्लड तो निकालते हैं मतलब पुल करते हैं और 20 ml ही क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये मेथड काम में लेते हैं, मींस इस मेथड का नाम क्या रह गया, पुल एंड पुश मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने साइकिल 20 into 20 कितना हो गया 400 ml। तो 400 ml 300 to 400 ml अपन एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो मैंने यही समझाया कि एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज यूज इन दिस कंडीशन। विच कंडीशन मींस मैंने कंडीशन बताई कार्निक्चर्स। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो गई और कार्निक्चर्स की बात कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताया फोटोथेरेपी की बात करके चलेंगे, तो यहाँ पे फोटोथेरेपी की बात करेंगे। फोटोथेरेपी, तो फोटोथेरेपी में सिंपल सी बात है, फोटोथेरेपी एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी होती है। लाइटों की संख्या वहां पे पूछता है कि लाइटों की संख्या, नंबर ऑफ लाइट, नंबर ऑफ लाइट, एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ लाइट, कितनी लाइट होती हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 6 लाइट होती हैं। कितनी, 6 लाइट होती हैं। ट्यूबलाइट होती है, लाइट बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर कौन सा होता है लाइट का, कलर होता है ब्लू कलर। कौन सा कलर, ब्लू कलर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ब्लू कलर होगा लाइट का। नेक्स्ट में बोलूंगा कि लाइट को चेंज कितने घंटे में कर देना चाहिए। तो इन लाइटों को 2000 घंटे के बाद में चेंज करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो इफेक्टिवनेस वो कम हो जाती है। तो बोल सकता हूं चेंज द लाइट, चेंज द लाइट आफ्टर 2000 आवर्स। 2000 घंटे के बाद में इन लाइटों को चेंज कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए चेंज, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, इसलिए चेंज कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका पॉजिटिव आउटकम कितने घंटे बाद आता है। तो मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव आउटकम्स आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ध्यान से समझना है इसका पॉजिटिव आउटकम्स का बात क्या है। मैं बोलना चाहूंगा कि एक बच्चे को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, उसको फोटोथेरेपी देने के कितने घंटे बाद में उसको जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, मींस उसका बिलिरुबिन लेवल कम होने लगेगा। तो बोल सकते हैं कि 24 घंटे कम से कम उसको फोटोथेरेपी देनी चाहिए या मैक्सिमम उसको 48 आवर्स। इतनी तो कम से कम देनी है, नहीं तो कोई काम की नहीं है। 24 आवर्स से यदि कम टाइम तक उसको फोटोथेरेपी देते हैं तो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं करेगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फोटोथेरेपी में। और क्या बोल सकते हैं इसमें, यदि अपन बात करें कि सर डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस का मतलब आप समझ रहे हो कि एक बेबी होता है, बेबी लाइट से कितना डिस्टेंस, ऊपर ये लाइट है, यहाँ पे बेबी है, तो बेबी और लाइट के बीच में कितना डिफरेंस होगा या डिस्टेंस होगा। तो बोल सकते हैं 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। कितना होगा, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, तो लाइट और बेबी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जब फोटोथेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं, बेबी को दे रहे हैं, उस टाइम में बेबी को क्लॉथ अवॉइड करेंगे, मतलब क्लॉथ वियर नहीं करेंगे, या तो उसको बोल सकते हैं क्लॉथ हटा देंगे या फिर हल्के क्लॉथ पहनाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं टू रिमूव दैट क्लॉथ्स ऑफ बेबी, क्लॉथ्स ऑफ बेबी, बेबी के क्लॉथ्स को निकालना होगा, कपड़ों को निकालना होगा, जिससे क्या होगा, वो लाइटें जो फोटोथेरेपी की लाइटें आएंगी वो अच्छे से आसानी से बॉडी के अंदर एंटर कर पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं जब फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, टू चेंज पोजीशन एवरी 2 आवरली,
एवरी 2 आवरली, प्रत्येक 2 घंटे में क्या चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है किसकी, बच्चे की, जिससे क्या होगा उसकी बॉडी चारों तरफ से घूमती रहेगी तो पूरी बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोजर हो पाएगा, किसका, लाइट का मैक्सिमम एक्सपोजर मिल पाएगा। तो बोल सकते हैं कि 2 घंटे से बच्चे की पोजीशन चेंज करनी है, बेबी की पोजीशन चेंज करनी है। नेक्स्ट बात ये रहेगी फोटोथेरेपी में कि फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो बेबी की जो आंखें, आईज एंड जेनाइटल एरिया, उसकी आंखों को और जेनाइटल ऑर्गन को क्या करना है, कवर करना है। टू कवर दैट आईज एंड जेनाइटल ऑर्गन मींस, इसका मींस क्या है, समझने की बात क्या है, जब भी वो लाइटें आएंगी, फोटोथेरेपी की लाइटें आएंगी तो उसकी आई डैमेज हो सकती है, उनकी जो विजन की कैपेसिटी वो डैमेज हो सकती है, कम हो सकती है, या बोल सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन में उसके जो जेनाइटल ऑर्गन की जो सेल्स है, स्पर्मेटोजेनिसिटी शायद वो लॉस हो सकती है, तो वहां पे उसको कवर करके चलेंगे। मींस फोटोथेरेपी के दौरान दोनों ऑर्गन्स को, आई को, जेनाइटल ऑर्गन को कवर करके चलेंगे। स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो मेल में तो करेंगे ही करेंगे, फीमेल में तो थोड़ा बहुत चल सकता है, ठीक है, क्योंकि मेल पर्सन में, मेल बेबी में जेनाइटल ऑर्गन आउटसाइड होता है, फीमेल में इनसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आगे कि जब फोटोथेरेपी दे रहे हैं बच्चे को, बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो कभी भी कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। यदि ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑइंटमेंट अप्लाई करने से हो जाएगा क्या कि जो लाइटें आ रही, फोटोथेरेपी की लाइटें आएंगी उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगी, और बॉडी में एंटर नहीं करेंगी तो फोटोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होगा। मैं लिख सकता हूं, नो अप्लाई एनी ऑइंटमेंट on that surface of body, बेबी की बॉडी के ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट या ऑयली ऐसा सब्सटेंस अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम उसका एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं फोटोथेरेपी में, यदि अपन फोटोथेरेपी बच्चे को दे रहे हैं तो अपने को क्या करना है, कोई भी सैंपल नहीं लेना है। यदि अपन सैंपल, बच्चे का सैंपल ले रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो फोटोथेरेपी को बंद करना होगा। यदि अपन ने फोटोथेरेपी ऑन करके बच्चे का सैंपल ले लिया ब्लड का, तो कहीं ना कहीं उस लैब इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी आ सकती है, क्योंकि उस ब्लड को जब निकालेंगे तो सिरिंज के अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा, किसका, फोटोथेरेपी की लाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तो उसकी लैब में वैल्यू में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि बेबी में ब्लड का वैल्यू अलग है और इस सिरिंज में अलग हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहूंगा टू ऑफ दैट लाइट, टू ऑफ द लाइट ऑफ फोटोथेरेपी ड्यूरिंग ब्लड सैंपलिंग के दौरान क्या करना है, अपने को लाइट को ऑफ करना है, जिससे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई एरर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आगे इस फोटोथेरेपी में, आगे इस कड़ी में बात करते हैं क्या कि फोटोथेरेपी के दौरान बेबी को एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड देते हैं, मींस ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखते हैं। ये बड़ा कंसर्न रहेगा बच्चों, क्या कि टू गिविंग कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड देंगे सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बेस्ट बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड होता है मदर का। उसके बाद यदि बोल सकते हैं क्यों, इसका रीजन क्या है, सर ब्रेस्ट फीड क्यों दे रहे हैं इसको, तो ब्रेस्ट फीड देने का मतलब ये है बेटा, इसमें ब्रेस्ट फीड देंगे तो यही होगा कि बच्चे के अंदर फ्लूइड जाएगा, दूध जाएगा, मिल्क जाएगा, तभी तो यूरिन पास आउट करेगा, स्टूल पास आउट करेगा, तो स्टूल पास आउट करेगा तभी तो यूरिन के साथ में स्टूल पास आउट करेगा, उसके साथ में बिलिरुबिन बाहर निकलेगा। तो बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड करवानी है। देन आगे बोल सकते हैं यदि फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो 20 to 40 ml पर केजी बॉडी वेट गिविंग एक्स्ट्रा फ्लूइड। इसकी बात समझना होगा, ये क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है कि जब किसी बेबी को फोटोथेरेपी दी जाती है तो
उस दौरान उस बेबी को 20 से 40 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक्स्ट्रा फ्लूइड देने की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बिलीरुबिन को बाहर निकालने के लिए बॉडी में वाटर की जरूरत होगी। जब वाटर होगा तभी यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन होगा तभी तो बिलीरुबिन बाहर निकलेगा। मींस कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फ्लूइड की नीड होती है। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं, जब पेशेंट को या बेबी को फोटोथेरेपी दी जाती है तो उस लाइट से उसका वाटर है उसका इवापोरेशन हो जाता है। मींस कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे? एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट बोल सकता हूं आगे, इसी फोटोथेरेपी में बोलना चाहूंगा कि इस फोटोथेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फोटोथेरेपी के? सीधी सी बात है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। इधर लिखना चाहूंगा फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट वन, सबसे फर्स्ट सिंपल सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि सर लाइटों का जो लाइट आएंगी उनका फोकस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा? ड्राइनेस होगा। कहीं ना कहीं ये भी बोल सकता हूं फ्लूइड का लॉस होगा। फिर कहीं ना कहीं फ्लूइड का लॉस होगा तो बोल सकता हूं कि डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन होगा, लाइट का फोकस आएगा तो कहीं ना कहीं बोल सकता हूं रेडनेस ऑफ स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं वो लाइट की रेज आएंगी और डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी बॉडी में हो जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं बिलीरुबिन बाहर नहीं निकलेगा। और बाहर नहीं निकलेगा तो बोल सकते हैं कि वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन यदि बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे ब्राउनिश कलर स्पॉट हो जाएगा। कहां पे? स्किन के ऊपर अपने को ब्राउनिश कलर का स्पॉट नजर आएगा। उसको अपन एक सिंड्रोम का नाम दे सकते हैं, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। मींस मैं बोल सकता हूं फर्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। दूसरा ड्राइनेस ऑफ स्किन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये बोल सकता हूं डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस ऑफ स्किन। नेक्स्ट बोल सकता हूं रेडनेस ऑफ स्किन, रेडनेस ऑफ स्किन। नेक्स्ट बोल सकता हूं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। मैं बताना चाहूंगा कि ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता क्या है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में ये है कि जब बिलीरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? वो इकट्ठा हो जाएगा तो स्किन का कलर ब्राउनिश कलर के स्पॉट हो जाएंगे स्किन के ऊपर, उसी का नाम है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। सर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो इसकी बात करना चाहेंगे यहाँ पे। तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए उस बेबी को एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूइड देने की कोशिश करेंगे। तो वो फ्लूइड देंगे तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका बिलीरुबिन बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं ट्रीट हो सकता है क्या? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। तो ऑल आर इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉन्डिस। तो दोस्तों ये अपना जॉन्डिस का छोटा सा टॉपिक था पीडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अपनी क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी और ये जो बच्चे हैं सामने इन्हीं के लिए हमने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं जो टाइम अपना नहीं निकाल पाते, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, तो ये टाइम निकाल के हमने ऐसा किया कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस आपके घर तक पहुंच सके। तो ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। बस आप लोगों को साथ चाहिए तो इस क्लास पे कंटिन्यू बना रहिए।